गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान विषय का लेसन 2 यानी अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेसन 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। अब इसमें जो है, इस लेसन में बच्चे हम लोगों ने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था? पदार्थ की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, वो सब सारी चीज़ें जो है वो हम लोग पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं। सिंपल जो है, बस आप ये समझिएगा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं वो सारी की सारी चीज़ें वो क्या हैं? वो पदार्थ हैं। चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आपका लकड़ी हो, चाहे वो जल हो, वायु हो, चाहे वो जल हो, वायु हो, अग्नि हो, मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? वो सब जो है वो पदार्थ से बनी हुई है। और इसी चीज़ को जो है वो हम इन पदार्थ के विषय के बारे में और विस्तृत जानकारी इस अध्याय में करने वाले हैं। तो इस अध्याय में जो है वो हम लोग मुख्यतः जो है वो पदार्थ के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि पदार्थ जो है वो पदार्थ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, वो तत्व भी हो सकते हैं, वो मिश्रण भी हो सकते हैं, और वो जो है वो मिश्रण के साथ साथ जो है वो निलंबन भी हो सकते हैं, कोलाइडल भी हो सकते हैं, विलयन भी हो सकते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग विलयन के गुण भी पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे, उसके बाद फिर निलंबन क्या है वो पढ़ेंगे, कोलाइडल क्या है वो पढ़ेंगे, कोलाइडल विलयन क्या है वो पढ़ेंगे, निलंबन के गुण क्या हैं, कोलाइडल के गुण क्या हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ के और फिर जो है वो अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जो है वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए लेसन 2 जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग जो है वो मैं पहले पढ़ूंगी और फिर उसके बाद जो है वो आपको समझाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये जो है वो टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये आपकी जागरूकता को जो है वो बढ़ाने के लिए इस तरह के टॉपिक को डाला गया है कि क्या सही में हम लोगों के इर्द गिर्द जितने भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं। तो उसमें जो है वो आपको ये दिखाया गया है कि हम लोग जो भी बाजार से खरीदते हैं, चाहे वो नमक हो, शुद्ध घी हो, या शुद्ध जो है वो पेय हो, शुद्ध कोका कोला हो, या दूध हो, घी हो, नमक हो, चीनी हो, आटा हो, वो सारी चीज़ें जो हमारे रसोई में मौजूद हैं क्या वो शुद्ध हैं? इस चीज़ के बारे में जानकारी जो है वो स्टार्ट देना चाह रहे हैं ये एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस जो है वो शुद्ध हैं? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? पूछा जा रहा है कि आपने जो डिब्बे पे आप जो खरीदते हो, क्या आपने उस पर देखा है कि उस पर प्योरिटी का निशान, कि उस पर आईएसआई मार्क बना हुआ है कि नहीं, उस पर एग मार्क का साइन बना हुआ है कि नहीं। आईएसआई आपका जो है वो बिजली उपकरण के लिए होता है। सेम चीज़ फूड का प्रोडक्ट जो है वो आपका शुद्ध है कि नहीं है, उस पर एग मार्क का साइन बना होता है। तो क्या ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने देखा है कि उस पर एग मार्क का साइन जो है वो बना होता है कि नहीं, या शुद्धता का कोई प्रतीक उस पर होता है या नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, है ना, कोई मिलावट ना हो, तभी वो शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण हैं। वैज्ञानिक के लिए सभी वस्तुएं जो है वो मिश्रण है। हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि उसमें मिलावट है कि नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लोग जो है वो सभी पदार्थ में क्या क्या चीज़ से बने हुए हैं, क्या कंपोनेंट से बने हुए हैं। अभी जैसे कि हम लोग जल ले लेते हैं,
जल जो है हम लोग देखते हैं कि जल जो वो प्योर है कि नहीं है, जिसका फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग ये देखते हैं कि ये जल जो है वो हाइड्रोजन से भी बना हुआ है और ऑक्सीजन से भी बना हुआ है। हाइड्रोजन के 2 कंपोनेंट हैं और ऑक्सीजन के 1 कंपोनेंट है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वो अब हम लोग इस जो है वो चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो है वो आपका कोई भी पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा कौन सा पदार्थ किस तत्व से बना है, वो तत्व से बना है कि यौगिक से बना है कि मिश्रण है कि निलंबन है कि कोलाइडल है। उसी की परख जो है वो और उसी की जो है वो खोज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। यानी कि जब वैज्ञानिक या साइंटिस्ट जो है वो खोज करता है तो वो क्या देखता है कि सभी कण जो है वो समान रासायनिक प्रकृति के हैं। अगर H2O है तो जल में जो है अगर एक बाल्टी पानी आप लेते हो, है ना, अगर आप एक बाल्टी पानी लेते हो, इस एक बाल्टी जो है वो पानी में जो है ना, इस बाल्टी पानी में जो है वो जो वाटर है, हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जल है, लेकिन वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये जो है वो H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है ना। H2O यहाँ भी है, H2O यहाँ भी है, H2O यहाँ पे भी है। तो क्या ये सारा H2O जो है वो रासायनिक प्रकृति से यानी कि केमिकली जो है वो सारा H2O जो है वो सेम है या नहीं है? अगर सेम है इसका मतलब है कि ये जल जो है वो शुद्ध है, टेस्टेड है, यानी शुद्ध है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि इसका रासायनिक प्रक्रिया यानी कि सारे जो H2O हैं मॉलिक्यूल्स हैं, सारे H2O मॉलिक्यूल्स के जो हैं वो आपका कंपाउंड या यौगिक के जो हैं वो सारे जो भी कंपोनेंट है आपका, चाहे वो मिश्रण है चाहे वो कंपाउंड है, जो भी इस बीकर में मौजूद है या बाल्टी में या बकेट में मौजूद है, वो जो है वो या तो H2O क्या है, H2O मैं आपको इसी पार्ट में जो है वो ये भी समझाऊंगी कि तत्व क्या होता है, उसके बाद जो है वो आपका यौगिक क्या होता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और हम लोग जो है इसके अलावा हम लोग मिश्रण भी बात करेंगे कि मिश्रण क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि H2O जो है वो तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें दो जो है वो क्या है, 2 तत्व मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए ये जो है वो तत्व नहीं है, ये तत्व नहीं है। मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो सेम तत्व सेम एलिमेंट से बना होता है, जैसे H2O है ना, O2, ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ जल में जो है वो क्या है, H2O है, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का है और एक जो है वो तत्व है, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों कंपोनेंट डिफरेंट है, यानी कि ये क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड बनाएंगे, ये यौगिक बनाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आपको देंगे। सेम चीज़ जो है वो जल जो है वो आप अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ पे वैज्ञानिक इसकी शुद्धता कैसे नापते हैं कि ये H2O, ये H2O, ये H2O और ये H2O, यानी जितनी भी H2O है यहाँ पे वो सारी रासायनिक दृष्टि से जो है वो सेम है या नहीं। उसके बाद देखिए अब वो क्या कहते हैं, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। देखिए अभी जल भी है, वो क्या है, वो 2 चीज़ से मिलके बना है, 2 चीज़ से मिलके बना है। किस चीज़ से मिलके बना है, एक जो है वो आपका हाइड्रोजन से मिलके बना है और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। एक क्या चीज़ से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन से मिलके बना है और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये देखिए एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दो जो है वो 2 अवयवों से मिलकर के जो है वो वाटर बना है। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है वो शुद्ध अवयवों से मिले। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, जहाँ भी हम लोग चारों ओर देख रहे हैं, जो भी तत्व हमें दिख रहे हैं वो जो है वो सिर्फ प्योर नहीं है, वो किसी न किसी चीज़ से मिलके बने हुए हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी। अभी देखिए
मिट्टी में क्या है, मिट्टी में आपका डस्ट भी होगा, बालू के कण भी होंगे, गंदगी भी होगी, सारी चीज़ होगी। खनिज, खनिज में भी देख लीजिए, अगर आप पीतल लेते हो, अगर आप पीतल लेते हो, पीतल, अगर आप पीतल लेते हो, पीतल का बर्तन लेते हो, पीतल का बर्तन लेते हो, वो भी जो है वो आपका क्या चीज़ से बना हुआ है, जिंक और कॉपर से बना हुआ होता है। वो सिर्फ प्योर नहीं होता है, लेकिन कुछ तत्व जो है वो ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ जो है वो मिलावट वाली चीज़ें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र का जल, समुद्र के जल में क्या होता है, पानी भी होता है, H2O भी होता है, प्लस NaCl यानी सॉल्ट। NaCl क्या है, सॉल्ट है, वो भी होता है। खनिज भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसमें मिट्टी दिया एग्जाम्पल, यानी मिट्टी में क्या होते हैं, मिट्टी में जो है वो आपका जो है वो धूलकन भी होते हैं, डस्ट होते हैं, क्ले होते हैं, डस्ट भी होंगे, क्ले यानी कि मिट्टी, है ना, क्ले यानी कि मिट्टी भी होंगे। तो इस तरह जो है वो सारे हमारे आसपास के सारे पदार्थ जो हैं वो क्या है, वो किसी न किसी दो पदार्थों से, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके बने हुए हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए आगे जो है वो क्या बोला जा रहा है, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों, है ना, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रकार द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि भौतिक प्रकार द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक पदार्थ के रूप में कैसे पृथक नहीं किया जा सकता पता है, अगर हम अगर हम सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप पानी ले लो, ठीक है, या पानी में घुला नमक ले लो, NaCl ले लो, उसको हम लोग भौतिक NaCl और H2O, ठीक है, NaCl और H2O, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका बनाएगा सॉल्ट वाटर, नमक का पानी सॉल्ट वाटर बनाएगा। इसमें जो है हम लोग अगर चाहें कि हाथ से जो वो नमक को जो है वो पकड़ के अलग कर लें और वाटर को पकड़ के अलग करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। यानी फिजिकल एक्टिविटी द्वारा, फिजिकल प्रकार द्वारा हम इसको पृथक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं, हम इसको केमिकली, हम लोग इसको कैसे अलग कर सकते हैं, केमिकली जो है वो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, तो अभी देखिए, हम लोग इसको केमिकली अलग कर सकते हैं। हम लोग एक बीकर लेंगे, ठीक है, एक बीकर लेंगे, इस बीकर में जो है वो NaCl और वाटर का घोल जो है वो रख देंगे। अब यहाँ पे एक स्टैंड लगाएंगे और स्टैंड के नीचे जो है वो एक बर्नर लगाएंगे और हीट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम हम लोग जब हीट इस पे देते रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ ये प्रोसेस, और ये प्रयोग करके दिखाई हूँ कि वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण जब होने लगेगा इसमें से, तो ये क्या होगा, ये प्योर H2O जो है वो बाहर निकलता चला जाएगा, और जब सारा पानी ऊपर सूख जाएगा तो नीचे जो बचेगा यहाँ पे वो क्या होगा, वो सॉल्ट होगा आपका। ये जो है वो क्या होगा, सॉल्ट होगा, यानी नमक हमारा अलग हो जाएगा और पानी भी हमारा अलग हो जाएगा, लेकिन ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब आप ये कह सकते हो कि ये रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिसमें जो है वो पदार्थ अपना रूप परिवर्तन करते हैं, और अपना रूप परिवर्तन किस पे, दबाव के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो किस तरफ से बाहरी फोर्स डाल रहे हैं, तो यानी कि हम लोग हीटिंग कर रहे हैं इसको। क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट कर रहे हैं इसको, किसको, इस पानी को,
इस पानी को जो बीकर में रखा हुआ है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण उड़ करके जो है वो आपका स्काई में जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ढक देंगे, अगर आप जो है वो एक बर्तन रख देंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो आप देख पाएंगे कि वो भाप जो है वो आपके बर्तन में आ गया है। इसका मतलब है कि वो भाप जो है वो आपका प्योर वाटर है, वो नमकीन पानी नहीं होगा, वो प्योर वाटर है। और नीचे जो जम जाएगा, एक छोटा छोटा कण जो दिखेगा आपको, वो सॉल्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो वाष्पीकरण और आसवन विधि द्वारा जो है नमक को अलग कर सकते हैं, फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। फिजिकली यानी बिना हीट का, बिना दबाव का हम लोग किसी भी तत्व को अलग नहीं कर सकते हैं। सोडियम को भी और क्लोरीन को भी नहीं अलग कर सकते हैं। इस Na और Cl को भी हम अलग कर सकते हैं, लेकिन वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक विधि से करेंगे। अभी आप लोगों को उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग फर्दर जैसे इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि ये NaCl को भी जो है वो हम लोग अलग कर सकते हैं Na+ और Cl- में। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वाला में बताएंगे हम आपको इसका पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अभी जो है वो हम लोग सिर्फ ये जान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो आपका, कोई भी पदार्थ जो है वो भौतिक विधि से हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसको उसके अवयव को, यानी कि अगर हमको सोडियम और क्लोरीन को भी अलग करना है या सोडियम क्लोराइड को अलग करना है ये पानी से, तो हमको जो है वो क्या करना होगा, हीट अप्लाई करना होगा। और हीट अप्लाई करने के बाद इसका रूप परिवर्तन होगा, पानी जो है वो भाप में बदलेगा, और भाप बन के जो पानी ऊपर चला जाएगा और नीचे जो है वो क्लोराइड आएगा। तो होप आपको जो है वो रासायनिक प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें जो है हम किसी भी पदार्थ के रूप में परिवर्तन करते हैं, और ये रूप में परिवर्तन कब होता है, जब हम उसमें हीट अप्लाई करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं या दबाव डालते हैं, तब उसके रूप में परिवर्तन होता है। आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जब हम जो है वो गैस को जो है वो कंप्रेस्ड कर देते हैं, है ना, जब हम गैस को जो है वो कंप्रेस्ड कर देते हैं, जब हम गैस को, आपने देखा था कि हमने एक पिस्टन लिया था, इसमें जो है वो मान लीजिए जो है वो मैं समझा रही थी उस वक्त, आपको बताई थी कि जो है वो मान लो एक पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे पूरा गैस भरा हुआ है, ये पूरा गैस भरा हुआ है, और इसको हम लोगों ने एकदम टाइट कर दिया है। ये अभी क्या है, ये अभी गैस है, लेकिन जब हम इस पिस्टन को इस पे और दबाव डालते हैं तो ये पिस्टन जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाता है। तो वो धीरे धीरे गैस क्या हो जाता है, वो लिक्विफाई होने लगता है, यानी लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट होने लगता है। और जब हम इसको और कंप्रेस करके जो है वो यहाँ तक कंप्रेस कर देते हैं, मतलब ये पिस्टन को जो है वो यहाँ से नहीं, यहाँ भी नहीं, अब जो है वो एकदम यहाँ ला देते हैं, यानी कि गैस के कण जो है वो सिर्फ इतने ही दूर में यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, वो पूरी की पूरी ये लिक्विडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। कौन लिक्विड में चेंज हो जाता है, गैस जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। कैसे, बाय कॉम्प्रेशन। कैसे, बाय कॉम्प्रेशन प्रोसेस, बाय कॉम्प्रेशन यानी दबाव के द्वारा। दबाव के द्वारा जो है वो हम लोग क्या करते हैं, गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो आपका क्या देखा आपने, रूप परिवर्तन देखा। लेकिन ये जो है सिर्फ रूप परिवर्तन होता है, ये रूप परिवर्तन होता है, लेकिन हम लोग अवयवों को जो है वो अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर गैस में ही अगर मान लो, अगर आपका एयर अगर ले लिए, आप एयर ले लिए, एयर में तो आपका ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स भी होता है, और अदर गैसेस भी होते हैं, है ना, और गैसेस भी होते हैं। हम लोग जो है वो इसको कंप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन को अलग, नाइट्रोजन को अलग, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है वो रासायनिक प्रक्रिया जो है वो अपनानी होती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है
कि इस जो है वो मान लीजिए हम जानते हैं कि जल में घुले सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है ना, भौतिक विधि है ना, भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि वह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। अब चीनी के बारे में बोल रहा है, यानी शुगर, क्या बोल रहा है, शुगर के बारे में बोल रहा है। तो शुगर का आप जानते हो कि शुगर यानी कि ग्लूकोज भी हम कह सकते हैं उसको, और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है आपका C12H22O11 होता है, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज के बारे में बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद अभी जो है ये कह रहा है कि शुगर जो चीनी एक पदार्थ है और वो एक ही अवयव से मिलकर बना है ना, मतलब कि अगर चीनी है तो चीनी जो है वो एक ही प्रकार के अवयव से मिल करके बना हुआ है, हाँ। और जो है वो और यौगिक समान रखता है। ये यौगिक है, क्यों यौगिक है, क्योंकि इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स नहीं है, सेम तत्व नहीं है। यानी कि तत्व जो है, तत्व यानी एलिमेंट सिर्फ कार्बन से बना है क्या, नहीं बना है। सिर्फ हाइड्रोजन से बना है क्या, नहीं बना है। सिर्फ ऑक्सीजन से बना है क्या, नहीं बना है। क्या यहाँ पे C2 है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे H2 है क्या, नहीं है। H2 यानी एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कार्बन जो है वो C2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमेशा यौगिक बनाता है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमेशा जो है वो CH4 के फॉर्म में आता है। ये हमेशा अपने साथ जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम लोग इसको जो है वो मॉलिक्यूल्स नहीं कहते हैं, हमेशा इसको यौगिक कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो न तत्व है न मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, एक यौगिक है। यौगिक इसलिए है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के जो है वो तत्व को मिला करके बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको यौगिक कहते हैं, शुगर को, ठीक है। तो वही है, इसमें कह रहा है कि पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होता। यानी पेय पदार्थ, अब पेय पदार्थ के बारे में, पेय पदार्थ यानी कि वह पदार्थ जिसको हम लोग पीते हैं, वह पदार्थ जिसको हम पीते हैं, है ना, जो वह पदार्थ जिसको हम पीते हैं वो भी जो है वो क्या होता है, वो एक समान के कण से नहीं बना हुआ होता है। जैसे हम लोग कोको कोला लेते हैं, हम लोग कोको कोला जो है वो लेते हैं बॉटल में, ठीक है। कोको कोला का जब हम लोग बॉटल लेते हैं तो इसमें जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है और मीठे वाले जल भी होते हैं। यानी कि सिर्फ जल नहीं होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, शुगर भी होता है, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी होता है और अदर ब्रेवरेज भी होता है। यानी ये प्योर नहीं होता है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान के कण नहीं। सेम चीज़ मिट्टी में भी मैं आपको बताई कि मिट्टी में बालू भी होता है, धूल कण भी होता है, पत्थर भी होता है, सारी चीज़ होती हैं। चिकनी मिट्टी होती है, बालुई मिट्टी होती है, तो वो एक कण से मिलकर नहीं बना होता है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं तो ग्लूकोज में जो है यानी कि चीनी में जो है वो चीनी में एक ही कंपाउंड जो है, यही एक ही कंपाउंड, एक ही यौगिक जो है वो हर एक जगह हमें मिलेगा। अगर एक सीसी में अगर चीनी रखा हुआ है तो इस चीनी का भी यही फार्मूला होगा, यहाँ वाले कण का भी यही फार्मूला होगा, यहाँ वाले कण का भी यही फार्मूला होगा। यानी कि वो एक ही कण से जो है वो एक ही प्रकार के एक समान के कण से मिले हुए होते हैं, ठीक है। बालू की तरह नहीं होते कि यहाँ पे बालू है, यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे जो है चिकनी मिट्टी है, यहाँ बालुई मिट्टी है ना। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है वो पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान के कण नहीं होते हैं। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। अब देखिए, अब बोल रहा है कि किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ को अगर हम ले लेंगे तो उसका गुण जो होता है वो समान होता है। अगर हम चीनी लेंगे तो वो चीनी मीठा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ चीनी मीठी है, कुछ चीनी जो है वो कम मीठी है। वो चीनी मीठी है तो सारे कण जो है वो चीनी के मीठे हैं। नमक को ले लेते हैं तो नमक के सारे कण जो है वो नमकीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कण जो है वो नमकीन होते हैं और कुछ कण जो है वो मीठे होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ अगर हम ले लेते हैं, उस पदार्थ में जो है वो जो भी कण होता है वो क्या होता है, वो एक समान होता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो है हमारा टॉपिक मिश्रण।
वो क्या है हमारा टॉपिक? वो हमारा टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण यानी मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिश्रण। आखिर ये मिश्रण क्या है? ये मिश्रण क्या है और इसके प्रकार क्या हैं? अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण हुआ है। अब देखिए, प्रकृति के आधार पर अवयव जो मौजूद रहते हैं पदार्थ में, उसकी प्रकृति के आधार पर जो है वो मिश्रण का निर्माण होता है और वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस तरह कई मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। कई मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब यहाँ देखिए क्रियाकलाप दिया है। कक्षा को अ ब स द दो समूहों में बांट दें। एक बीकर में जो 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालें। अ को दे दें और ब को जो है क्या बोल रहा है कि अ को जो है वो 50 ml जो है वो उसमें पानी डालें। पानी, ठीक है, पानी करें। फिर उसमें जो है वो कॉपर सल्फेट चूर्ण डालेंगे SO4 और ये किसको देंगे? ए को दे देंगे। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? समूह ब को एक बीकर में 50, बी को क्या दे रहे हैं देखिए। फिर एक बीकर लिया वो और उसमें जो है वो क्या कर रहा है? वो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 उसका फॉर्मूला होता है ना। दोनों जो है वो या पोटेशियम परमैंगनेट या NaCl, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज़ दे सकता है, का चूर्ण दे दें। डस्ट दिया दूसरे वाले में, इसमें पानी दिया और कॉपर सल्फेट दिया। इस वाले में जो है वो डस्ट दिया है, डस्ट, है ना, डस्ट दिया है। कौन से ग्रुप को? बी ग्रुप को। अब क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट और साधारण नमक समूह स और द को दें। समूह स और द को दें। अब समूह स और द को फिर क्या बोल रहा है? क्या देने के लिए बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है ना, KMnO4 या साधारण नमक, ठीक है, या NaCl यानी सॉल्ट, ठीक है, NaCl समूह 100 और द को दें और दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। दोनों अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अभी देखिए इसमें भी जो है वो ब को जो है वो क्या दिया था? ए को जो है वो जल दिया, मतलब कॉपर सल्फेट दिया और जल दिया, ठीक है, जल 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दिया, मिला दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद ब को जो है वो कॉपर सल्फेट दिया, KMnO4 दे दिया, ठीक है। ब को जो है वो क्या दे दिया? में जल में जो है वो कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दिया है, जल में कॉपर सल्फेट, ठीक है। समूह ब को एक बीकर में 50 ml का जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया है। इसमें क्या दिया था? 1 चम्मच दिया था और इसमें जो है वो क्या दिया है? 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया है, ठीक है। यहाँ मैं मिस कर गई हूँ, यहाँ पे KMnO4 C को दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ कॉपर सल्फेट दिया है और वाटर दिया है, लेकिन इसमें 2 चम्मच दिया है, इसमें 1 चम्मच दिया है, ठीक है। अब इस तीसरे वाले को क्या किया है कि इसमें कॉपर सल्फेट भी दिया है और KMnO4 या NaCl दिया है, यानी दो अव्यय दिया है, ठीक है, और मात्रा अलग अलग दिया है। अब देखिए क्या ये कहना चाह रहे हैं क्रियाकलाप में, ठीक है। इसमें जो है वो अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करिए। अब मिश्रण तैयार करने के लिए बोल रहा है, इसको भी मिश्रण तैयार करने बोल रहा है, इसको भी जो है वो मिश्रण तैयार करने बोल रहा है और ये भी जो है वो थर्ड वाला भी मिश्रण तैयार करने बोल रहा है, यानी ABC 3 मिश्रण हमारा तैयार करने के लिए बोल रहा है। हम लोगों ने तैयार कर लिया है, ठीक है। अब उसके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। अब रिपोर्ट तैयार करने बोल रहा है। कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का जो है वो ग्रीन कलर होता है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? लाइट ग्रीन कलर होता है, ग्रीनिश ब्लू में होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है, ठीक है, ग्रीनिश ब्लू कलर होता है। तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ग्रीनिश ब्लू कलर का हो जाएगा ये मिक्सचर का। अभी इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट का जो है वो 2 चम्मच लिया, यानी कि डार्क होगा ये सोल्यूशन डार्क ग्रीनिश ब्लू होगा, ठीक है। अब ये कॉपर सल्फेट और NaCl बोल रहा है, ये जल नहीं है, इसमें सिर्फ अव्यय है, तो ये जो है वो पाउडर फॉर्म में ऐसे रहेगा, ठीक है। यानी ये भी लिक्विड रहेगा, ये भी लिक्विड रहेगा, लेकिन ये जो है वो क्या रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अभी देखिए ये क्या बोलते हैं? समूह अ और ब को एक मिश्रण
समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। बनावट देखिए दोनों का समान है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ठीक है, बनावट समान है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी, अभी देखिए मिश्रण है, मिश्रण के प्रकार आ गया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या आ गया हमारे पास, समांगी मिश्रण एक प्रकार आ गया समांगी मिश्रण। ए और बी में क्या है, समांगी मिश्रण, यानी जहाँ पे भी हम कॉपर सल्फेट ढूंढेंगे वहाँ पे इस सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बना है हमारा पानी और कॉपर सल्फेट का, हर एक जगह कॉपर सल्फेट होगा। ऐसा नहीं है कि यहीं पे कॉपर सल्फेट होगा यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी उतना ही कॉपर सल्फेट होगा, यहाँ भी उतना ही कॉपर सल्फेट होगा, यहाँ भी उतना ही कॉपर सल्फेट होगा जितना हर एक जगह मौजूद है। सेम चीज़ इसमें भी है, इसका सोल्यूशन थोड़ा लाइट होगा, इसका सोल्यूशन थोड़ा डार्क होगा, लेकिन ये जो है वो समांगी मिश्रण होगा क्योंकि ये पानी में घुला हुआ है। अब देखिए, तथा विलयन, समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। विलयन यानी सोल्यूशन, विलयन यानी सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है, यानी समांगी मिश्रण अगर होगा तो वो सोल्यूशन हो जाएगा, समांगी मिश्रण अगर होगा तो क्या होगा, सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोल्यूशन में जो है वो सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों होता है। सोल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। हम लोग और डिटेल्स पढ़ेंगे आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विलयन है, लेकिन अभी हम लोग मिश्रण पे बात कर रहे हैं, इसलिए मिश्रण पे फोकस करिएगा आप। हाँ, अभी मिश्रण पे फोकस करिएगा। अभी क्या है, मिश्रण में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि ये दोनों जो है वो क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी, विच्छेद करिएगा, समांगी, यानी कि जो कॉपर और सल्फेट, कॉपर और पानी है, वो दोनों जो है वो कैसे मिला हुआ है, एकदम एक अंग के रूप में, समान अंग के रूप में मिला हुआ है। समांगी मतलब एक ही अंग के रूप में। जब दोनों को हम मिला देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे पानी है और कहाँ पे कॉपर सल्फेट है, इसमें भी और इसमें भी। सिर्फ अंतर क्या होता है, रूप दोनों का सेम है, लेकिन अंतर सिर्फ क्या है कि ये थोड़ा लाइट कलर का है और ये थोड़ा डार्क कलर का है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया है। सेम चीज़, जैसे कि अगर हम चीनी, नींबू और पानी का अगर हम शरबत बनाते हैं तो आप देखते हैं कि चीनी जो है वो पूरा घुल जाता है पानी में, चीनी और नींबू पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। वो भी क्या है, वो समांगी मिश्रण है। नमक को अगर 1 चम्मच नमक को भी अगर हम पानी में मिला देते हैं तो वो समांगी मिश्रण है। हम उसे कहीं पे भी ढूंढ नहीं पाएंगे कि यहाँ नमक है और यहाँ जल है। वो जल में पूरी तरह से जो है वो एक अंग के रूप में उन लोग बन जाते हैं, इसलिए बोला जाता है समांगी, यानी कि एक ही अंग बन जाते हैं। दोनों घुल के कैसे हो जाते हैं, एक ही अंग, समान अंग के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों का रूप एक ही है, वही बोल रहा है यहाँ पे, है ना। जल, इस तरह के मिश्रण में कुछ अन्य उदाहरण है। देखिए, जल में नमक और जल में चीनी, जो हमने आपको बताया, हमने आपको पिछले क्लास में प्रयोग करके भी दिखाया था कि जल में जब हम नमक और चीनी मिलाते हैं तो वो जो है वो क्या होता है, वो समान रूप से जब वो घुल जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब हम नमक और चीनी उसमें और ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं, उसी समय जो है आपका सॉल्यूशन जो है वो 2 प्रकार का बन जाता है, संतृप्त और असंतृप्त। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। अब देखिए, ये दोनों का सॉल्यूशन जो मैं आपको बताई कि तुलना करने बोल रहा है कलर का, हाँ, तो क्या है, ये लाइट होगा, ये डार्क होगा, वही चीज़ यहाँ पे बोलेगा। देखिए, यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों के रंगों की तीव्रता जो है वो पृथक है। तीव्रता यानी कि उसका एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है। हाँ, यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संघटन रख सकते हैं, यानी कि अलग अलग अपना जो है वो क्या कर सकते हैं, रूप एक ही रहता है लेकिन उसका संगठन जो है वो अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस जिसमें ज़्यादा हम कॉपर सल्फेट मिलाए हैं, यहाँ पे ज़्यादा कॉपर सल्फेट के कण मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ थोड़े कम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इस पूरे बीकर में या पूरे ग्लास में जो है वो सिर्फ 1 ही चम्मच मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमारे 4 कण हैं तो यहाँ पे हमारे 8 कण हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डार्क है, इसमें हमने ज़्यादा मिलाया है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि रूप दोनों का सेम है लेकिन इसका संगठन जो है वो अलग अलग है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग अमाउंट में मिलाया है।
अब आगे आइए, समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। सेम चीज, यही वाला चीज जो है वो क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट और KMnO4 को जो है वो दिया है, हाँ, एक और बीकर में भी दिया है और एक बीकर में भी दिया है, और दोनों में जो है वो अलग अलग क्वांटिटी दिया है। इसमें थोड़ा ज़्यादा दे दिया है तो इसमें कम दे दिया है, ठीक है। अब फिर वही बोल रहा है कि इसमें भी जो है वो भौतिक दृष्टि से जो है वो ये जो है वो दोनों, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण थे, और ये क्या थे, वे समांगी मिश्रण नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि ये जल में घुले नहीं है। हमें जो है वो कुछ कण जो है वो क्या दिखेंगे, ग्रीनिश ब्लूइश दिखेंगे, और कुछ जो है वो KMnO4 यानी कि पर्पल कलर का होता है, कुछ पर्पल दिखेंगे, यानी ये क्या हो गए, ये विषमांगी हो गए, विषमांगी मिश्रण हो गए। क्या हो गए, विषमांगी मिश्रण हो गए। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा जो है हम ये समझ सकते हैं कि समांगी मिश्रण में जो है वो दो चीज़ जो है वो एकदम घुल मिल जाते हैं, लेकिन विषमांगी में दोनों चीज़ जो है वो यानी के CuSO4 और KMnO4 दोनों एक रूप से नहीं मिलते हैं। क्लियर हो गया है, क्लियर है ना, वेरी गुड। हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा कि मिश्रण के जो है वो क्या है, दो प्रकार हैं, एक समांगी मिश्रण है और एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जो है उसमें अवयव जो है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, और विषमांगी मिश्रण में नहीं मिलते हैं, और इसको जो है वो हम लोग फिजिकली जो है वो पृथक कर सकते हैं, भौतिक दृष्टि से हम पृथक कर सकते हैं। हम अगर छान लें, जो 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 महीन कण है वो छन जाएगा, ऊपर मोटा कण रह जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर और जल और तेल विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण के जो वो अन्य एग्जाम्पल भी दे दिए हैं इस क्रियाकलाप के अलावा, है ना, कॉपर सल्फेट और KMnO4 के अलावा जो है वो आप और भी जो है वो एग्जाम्पल देख सकते हैं विषमांगी का। जैसे हमने समांगी में क्या क्या देखा था, हमने देखा कि H2O और CuSO4 को हम मिलाते हैं तो समांगी मिश्रण होता है। H2O को यानी जल को और सॉल्ट को मिलाते हैं, नमक को मिलाते हैं तो भी समांगी मिश्रण आता है, तभी समांगी मिश्रण आता है। फिर H2O को और शुगर को मिलाते हैं तो भी समांगी मिश्रण आता है। लेकिन ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम विषमांगी मिश्रण को देख लेते हैं। अगर आप H2O यानी पानी और ऑयल को मिलाते हैं तो आपका दो लेयर बन जाएगा। पानी जो है वो नीचे बैठ जाएगा और तेल जो है वो ऊपर तैरेगा। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो होता है, जल का घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये नीचे बैठ जाएगा। और ऑयल का जो है वो क्या होता है, ऑयल का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए ये ऊपर तैरता है ना। यानी हम इसको भी अलग कर सकते हैं और इसको भी अलग कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ये हम लोग आराम से ऊपर को ऐसे फिजिकल एक्टिविटी द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। सेम चीज़ जो है, अगर आप NaCl नमक का पाउडर और लोहे का छिला हुआ कण अगर आप लेते हैं तो आप ये भी जो है वो एक दूसरे में नहीं मिलता है, तो हम लोग इसको भी हाथ से पृथक कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो नमक NaCl और सोडियम क्लोराइड और एक और चीज़ है सल्फर। ये तीनों चीज़ जो है वो क्या है, ये विषमांगी मिश्रण है। हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, कैसे, फिजिकल एक्टिविटीज़ द्वारा, यानी बिना रासायनिक प्रक्रिया के हम इसको अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो विषमांगी हैं। ये दोनों मिले, ये जो तीन एग्जाम्पल आपने देखा, ये मिलते ही नहीं हैं, इसलिए हम लोग इसको हाथ से भी अलग कर सकते हैं। लोहे का छिला हुआ बुरादा है ना, लोहे का छिला हुआ बुरादा, मान लीजिए अभी यहीं पे देख लीजिए मेरे पास अवेलेबल है, ये चौक और ये चौक अगर मैं मिला देती हूँ, है ना, ये चौक और 2-3 चौक और ले लेती हूँ, मैं दूसरे कलर का भी चौक ले लेती हूँ। ये क्या है, इसको अगर मैं मिला दी तो ये मिलाने के बाद क्या हो रहा है, ये मिलाने के बाद जो है वो एक समान नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है,
इसको हमने डस्ट नहीं किया है। अगर हम इसको डस्टिंग भी कर देते तो भी हो सकता है शायद हम छन्नी प्रक्रिया से या दूसरे प्रक्रिया से अलग कर सकते थे। अभी तो हम इसे हाथ से अलग कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये मेरा वाइट चौक हो गया, ये मेरा ब्लू चौक हो गया, ये मेरा येलो चौक हो गया, ये मेरा पिंक चौक हो गया। यानी कि हम लोग इसको हाथ से यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है वो अलग कर सकते हैं। यानी विषमांगी मिश्रण को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड से या फिजिकली एक्टिविटी से जो है वो हम अलग कर सकते हैं। लेकिन समांगी मिश्रण को हम लोग हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें रासायनिक प्रक्रिया अपनानी होगी। और वो रासायनिक प्रक्रिया क्या हो सकती है, वो वाष्पीकरण हो सकती है, आसवन विधि हो सकती है, फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, है ना। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको हम लोग जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि अगर हम इस बुक में भी होगा आगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ समझने के लिए कि जो है वो मान लीजिए आप जो है वो एक जो है वो जार या बीकर लेते हो, ठीक है। इस बीकर को आप ऐसे रखते हो। एक आपका आता है फिल्टर पेपर। क्या आता है, फिल्टर पेपर आता है। उसको जो है वो आप ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो वो जो, और उसके बाद उसको फिर खोलेंगे तो जो है वो आपका कोन टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोन टाइप का बन जाएगा। और इस कोन में जब आप जो है वो क्या करेंगे, समांगी मिश्रण में जो ज़्यादा चीनी और ज़्यादा जो है वो नमक घुल जाता है, जो आपका पूरी तरह से नहीं मिक्स हो पाता है, वो हम सांद्रता में पढ़ेंगे अभी। तो आराम से हम लोग उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ द्वारा भी जो है वो अलग कर सकते हैं। जो नहीं घुला हुआ होता है उसको हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ द्वारा क्या कर सकते हैं, नमक और चीनी, मान लीजिए कि जो है वो पानी है और पानी में जो है वो हम बहुत सारा शुगर डाल देते हैं। तो हमने आपको पिछले क्लास में भी प्रैक्टिकल करके बताया था, तो आपने देखा होगा कि कुछ शुगर जो है वो 3 चम्मच या 4 चम्मच जो है वो ग्लास में घुल जाते हैं। आपने घर में भी प्रयोग करके देखा होगा कि 4 चम्मच जो है वो चीनी जो है वो वाटर में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है शरबत बनने के लिए। लेकिन जब आप और चीनी डालते जाते हो तो क्या हो जाता है, वो उसका घुलना जो है वो बंद हो जाता है। यानी कि सल्यूशन जो होता है, यानी कि शुगर सल्यूशन जो होता है आपका, वो क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। और बोलता है कि मैं अब और चीनी को अपने अंदर नहीं घुला सकता हूँ, ठीक है। तो जब ये संतृप्त हो जाता है, तो संतृप्त होने के बाद जो होता है, कुछ शुगर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ जमे हो जाते हैं। और उसी जमे हुए शुगर को जो है वो जब हम लोग दूसरे बीकर में कोन लगा के, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो हमने जो है वो लिया और यहाँ पे जो है वो कुछ जो है वो शुगर्स जो है वो क्या हुआ, नहीं घुला इतने ग्लास में। तो जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ये सारा का सारा पानी जो है वो यहाँ आ जाता है फिल्टर के द्वारा। और इस फिल्टर पेपर में जो है वो आपका एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा नमक जो नहीं घुला हुआ है वो पृथक हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं निस्यंदन यानी छानने की विधि। निस्यंदन है ना, निस्यंदन या छानने की विधि, ठीक है, छानने की विधि। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अभी आइए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब सारी चीज़ की जिक्र जो है वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना और होता चला जाएगा। हम लोग अभी बुक को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर क्रियाकलाप दे रहा है, देखते हैं अब इस क्रियाकलाप में क्या है। चलिए आइए पुनः जो है वो कक्षा को 4 समूहों यानी प्रोजेक्ट करवाना चाह रहा है ना। ये जो है वो एक्टिविटी है, एक्टिविटी साइंस जो है, साइंस इज़ अ सब्जेक्ट in which you are just do a lot of activities, lot of projects, lot of experiments so that your concept get clear, है ना। इसीलिए जो है वो यहाँ पे शिक्षक जो है वो क्या कराना चाह रहा है, एक जो है वो एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम अपनी कक्षा को 4 समूह में जो है वो बांट देते हैं, जैसा हमने आपको पहली कक्षा में भी करके दिखाया था। अभी स्कूल बंद हो गया है, इसलिए जो है वो मैं आपको घर में ये पढ़ा रही हूँ और घर में जो है ये प्रयोग मैं
आप लोगों को करके नहीं दिखा सकती हूँ। हो सकता है मैं यहाँ पे भी दिखा सकती थी, लेकिन जो है वो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। आप जो जो चीज़ इसमें बोला हुआ है पदार्थ का, वो सारा एक्सपेरिमेंट मैं आपको पहले वाली कक्षा में दिखा दी हूँ। आप अगर पहला साइंस का जो है वो 9th क्लास चैप्टर 1 का अगर आप लेसन वीडियो देख लें 2-3 पार्ट वाला, तो आप पूरे एक्सपेरिमेंट को जो है वो समझ पाएंगे। हम लोगों ने खुद से किया है, हम लोगों ने सारी चीज़ों को जो है वो प्रयोग के द्वारा समझा है लेसन 1 का। यहाँ पे तो मैं आपको बोर्ड और चौक पे बता रही हूँ, डस्टर से बता रही हूँ, लेकिन ये सारी प्रयोग जो है वो पदार्थ से रिलेटेड, क्योंकि पहला चैप्टर भी हमारा क्या था, पदार्थ था। और पदार्थ से संबंधित सारी जानकारी हम लोगों ने जो है वो लेसन 1 में भी ले ली है। अब हम लोग थोड़ा उसका डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है वो मैं जो है उस प्रयोग को अगर आप उसको देख लेते हैं तो सारे प्रयोग जो है वो हम लोगों ने वाष्पीकरण का, कंडेंसेशन का, और भी जो है वो हम लोगों ने जो है वो सब्लिमेशन का, है ना, कैसे जो है वो बदलता है, रूप परिवर्तन होता है, ठोस जो होता है वो गैस में परिवर्तन होता है। कपूर जला के हम लोगों ने देखा, वाष्पीकरण भी देखा हम लोगों ने देखा था जला करके जो है वो एक छोटे से जो है वो एक विधि था हम लोगों का, कबाड़ से जुगाड़ विधि। उसमें हम लोगों ने सब कुछ करके देखा। टेबल पे आग जलाया हमने, उस पर जो पानी को गर्म किया, उसमें वाष्पीकरण देखा हमने, फिर कंडेंसेशन भी देखा, फिर सब्लिमेशन भी देखा, फिर प्रेसिपिटेशन भी देखा। बहुत सारी प्रक्रिया जो है, सारे प्रोसेस जो है वो मैं आपको पहले चैप्टर में दिखा चुकी हूँ। इसलिए शायद आपका ये चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे तो यह बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होता चला जाएगा, और उसी दौरान जो है मैं और नया चीज़ जो है वो आपको बताती चली जाऊँगी। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसमें फिर वही क्रियाकलाप दे रहा है, ये देखते हैं ये क्रियाकलाप क्या है। चलिए आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों में अ, ब, स और द में बांट लेते हैं। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूनों में से एक एक देते हैं। चलिए समूह अ को क्या दिया है इसने, समूह अ को जो है वो कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए। चलिए हम लोग फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अभी, ठीक है, क्लास में तो नहीं, हम लोग बोर्ड में जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई, अ को क्या दिया गया है, एक अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए गए। ठीक है, चलिए कॉपर सल्फेट CuSO4 के क्रिस्टल्स दिए गए। ठीक है, क्रिस्टल्स दिए गए। उसके बाद ब को जो है वो 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे, कॉपर सल्फेट कुछ क्रिस्टल्स, इसमें कुछ क्रिस्टल्स दिए हैं ना, यानी 4 या 5 क्रिस्टल्स। और ब को जो है वो क्या दिए, 1 चम्मच क्रिस्टल्स दे दिए। किसका, CuSO4 का 1 चम्मच मैं बना देती हूँ। 1 चम्मच जो है वो हमने क्या दिया, कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दिया दूसरे वाले को। ठीक, ये ए को हमने दिया, ये हमने बी को दिया। ठीक, उसके बाद 100 को चौंक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे दें। और ये समूह सी को जो है वो हमने क्या दिया, आटा दिया या क्या दिया, आटा दे दिया या चौंक का चूर्ण दे दिया। ठीक है, ये देखिए, चलिए ये चूर्ण जो है ना मेरे पास बना हुआ है, चौंक का चूर्ण, वो दे दिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं भाई, छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें, है ना। अब कॉपर सल्फेट जो ये क्रिस्टल्स मिला था उसमें जो वो बोल रहा है पानी मिलाने के लिए, इसमें ही पानी मिलाया हमने। ठीक है, अब जो है वो कांच की छड़ से जो है वो की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं, है ना। अब देखिए, अब टॉर्च, इसमें भी इसको भी पानी दिया गया और इसको भी पानी दिया गया। ठीक है, यानी आटा और जल, आटा डस्ट प्लस वाटर, सबको वाटर दिया गया। सबको क्या दिया गया, जिसको 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया था उसको भी पानी दिया गया। यानी इसमें जो है वो जल तो है ही, आपको दिख रहा होगा, H2O इसको भी मिला है, H2O इसको भी मिला है, और H2O इसको भी मिला है। ठीक है, H2O के साथ इसको कॉपर सल्फेट मिल गया, इसको भी जो है वो कॉपर सल्फेट मिल गया, और इसको वाटर के साथ में क्या मिल गया है, मान लो चौंक मिल गया है। ठीक है, चौंक मिल गया है। ये एक्सपेरिमेंट है हमारा। अब देखिए, अब टॉर्च के प्रकाश की
टॉर्च के प्रकाश अब टॉर्च के प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है वो टॉर्च लगाएं, एक टॉर्च लगाएं, बैटरी वाली टॉर्च लगाएं और देखें कि जो है वो ये क्या दिखता है। ये दिखता है। मैं शॉर्ट 2 मिनट ले रही हूँ क्योंकि धूप जो है वो आ गया। शायद आपका क्लियर है कि नहीं वो मैं देख लेती हूँ। हाँ क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा धूप का रोशनी आ रहा है, इसलिए जो है वो मैं एक को शट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि अब जो है वो हम क्या कर रहे हैं, टॉर्च जो है वो जलाएंगे और टॉर्च की सहायता से देखेंगे कि ये कांच के ग्लास में जो है जो क्या दिख रहा है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ना, मार्ग दिखाई देता है या नहीं, हमें देखना है। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। अब बोल रहा है कि जो सोल्यूशन, ये जो हम लोग मिक्सचर बनाए, सोल्यूशन या मिक्सचर जो हम लोग मिला के बनाए हैं पानी और कॉपर सल्फेट का और पानी और चौक का, उसको जो है वो क्या कर दें, थोड़ी देर छोड़ दें। ठीक है, उसको थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद फिर देखें, कुछ समय के लिए शांत छोड़ दें और इस बीच मिश्रण को छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। यानी कि क्या क्या कर लें, छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है? अब हम लोग को क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, देखिए अब हम लोग को क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है कि देखना है कि क्या मिश्रण स्थिर है। कुछ समय के बाद कण के नीचे बैठना शुरू करते हैं, यानी कि कुछ क्षण के बाद जो क्या कण जो है वो बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एकमत बनाने का प्रयत्न करें। तो देखिए मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले ही बताया आपको कि कॉपर सल्फेट और वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो घुलनशील होता है, वो समांगी मिश्रण देता है। क्या देता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण कहने का मतलब है कि ये जो है वो विलयन बनाएगा। क्या बनाएगा? विलयन बनाएगा। समांगी मिश्रण होगा किसमें? ए में और बी में। ठीक है, ए और बी में क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा, यानी कि मिश्रण, समांगी मिश्रण यानी कि विलयन। सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें विलय जो है वो क्या हो जाए, विलायक में पूरी तरह से घुल जाए, तो हम लोग उसको विलयन कहते हैं। तो सेम चीज जो है वो हम देखेंगे कि ए में और बी में जो है वो क्या हुआ, दोनों घुल गया। ए और बी में जो है वो दोनों घुल गया। और सी में जो है वो क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। चौक को हम लोग क्या करेंगे, जब थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये चौक के कण जो है वो पानी में यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये चौक के कण क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और ये चौक को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से छान के देख सकते हैं। और या नहीं तो आप अगर ऊपर के पानी को धीरे से नीचे गिरा दें तो आप देखेंगे कि चौक का पाउडर क्या है, नीचे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है वो सस्पेंडेड है। ये पानी में क्या था, सस्पेंडेड था। कहने का मतलब जो है ये निलंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निलंबन। क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा, यानी सस्पेंशन हो जाएगा। और ये क्या था, ये विलयन था। ये दोनों ए और बी जो है वो ए में भी सोल्यूशन बन गया और बी भी सोल्यूशन बन गया, लेकिन सी जो है वो क्या बना, निलंबन बना। निलंबन बना। ठीक है, अब स जो है वो निलंबन पाता है और द में जो है वो कोलाइडल विलयन बनता है। अगर हम बहुत ज़्यादा डस्ट डाल दें
है ना, एक और बीकर में बहुत ज़्यादा डाल दें तो जो है वो कोलाइडल देखिएगा जो है वो एक में जो है वो कोलाइडल विलयन कहने का मतलब है कि आप जब इसमें डालते हो इस बीकर में, इसमें जो है पानी डालते हो तो कुछ जो है वो कण नीचे नहीं बैठते हैं, कुछ सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। कुछ चौक एक बीकर में जब हम डालेंगे ज़्यादा और कम क्वांटिटी कम ज़्यादा डालते हैं तो देखते हैं हम कि कुछ कण जो है वो क्या होते हैं, वो तो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी में ऊपर तैरते रह जाते हैं। और इस तरह के तैरने वाले सब्सटेंस को और सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो है तो ये कोलाइडल विलयन क्या होंगे, वे विषमांगी होंगे, निलंबन भी विषमांगी होंगे, लेकिन ये विलयन जो है ये दोनों जहाँ पे समांगी मिश्रण है, क्योंकि ये दोनों घुल गए हैं। दो में हमें समांगी मिश्रण दिखे और दो में हमें जो निलंबन था वो और कोलाइडल विलयन था वो, ये दोनों क्या है, विषमांगी मिश्रण है। आशा करती हूँ कि आपका जो है ये मिश्रण जो हम पढ़ रहे थे, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, वो अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है विलयन। विलयन जो हम लोग अभी जस्ट देखें, इसी विलयन को अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है विलयन। विलयन, ठीक है, हमारा क्या टॉपिक है, विलयन यानी सॉल्यूशन। अब इसको जानने से पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये विलयन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय, विलेय यानी सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट जिसमें मिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक, विलायन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक, विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। ये याद रहेगा, विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। यू ऑल स्टूडेंट, यू जस्ट ये सोच लीजिए कि आपको यू ऑल्सो हैव टू नो ऑल द टर्म्स इन इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि अगर आप आगे के कंपटीशन में जब जाएंगे तो बहुत सारे कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर लिया जाता है। इफ़ यू डिडंट नो द मीनिंग ऑफ विलेय and vilayak in English, then you get confused and you can't solve the problem easily. So you should know the important terms of science in English also. इसीलिए मैं आपको साथ साथ में बताती चली जा रही हूँ कि विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं, विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। इतना क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग जो है वो विलयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और विलयन आप जानते हो, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि विलयन जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। याद आ रहा है, मैं क्या की थी, बीकर ली थी, ठीक है, बीकर ली थी और उसमें क्या किया था मैंने, उसमें मैंने पानी लिया, फिर एक और बीकर ली, उसमें मैंने फिर पानी लिया,
ठीक है। उसके बाद जो है वो उसमें और क्या ऐड की मैं, चीनी डाली, नमक भी डाल सकती हूँ, नमक डाल दी। ठीक है, सफ़ेद रंग से दिखाती हूँ, सफ़ेद रंग का चीनी होता है। ठीक है, और क्या हुआ, यानी कि वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर, इसमें मैं शुगर ली थी ना, तो चलो मैं शुगर ही लिख लेती हूँ, शुगर और वाटर प्लस सॉल्ट। ये सॉल्यूशन जो बनता है, इसमें वाटर क्या है, वाटर आपका विलायक है। क्या है, विलायक है। अच्छे से कर दी, विलायक यानी सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट है। विलायक क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्ट और शुगर क्या है, विलेय है। क्या है, विलेय है, यानी सॉल्यूट। ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि विलयन तभी बनेगा जब सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होगा, कम होगा, और विलायक क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब विलायक ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा, तभी हमारा क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन यानी विलयन बनेगा। ध्यान रख लीजिएगा इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि विलयन कब बनेगा। विलयन जो है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन विलयन के लिए होने का एक कंडीशन क्या है, तो वो एक कंडीशन ये है कि विलेय जो होता है वो कम होना चाहिए और विलायक को जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि वो अपने में घोल सके, है ना। तो अब हम जो है वो आगे बुक को फॉलो करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी बुक में देखते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मैं बताई ना अभी, समांगी मिश्रण कि जो पानी और नमक और चीनी को जो है वो, या नींबू ले लो, या आप जो है वो शरबत के कुछ जो है वो फ्लेवर ले लो, रूह अफ़ज़ा ले लो, या कुछ भी ले लो, और तब उसको जब आप पानी में मिलाते हो तो क्या खुद देता है, वो समांगी मिश्रण देता है। ठीक है, और वो समांगी मिश्रण जहाँ होगा तो क्या होगा, विलयन हो जाएगा। तो एक तरह से हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि विलयन जो है वो क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को एक ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव्य, गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन यानी कि मिश्र धातु, गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कण में समांगिकता होती है। ध्यान दीजिए। अब इसमें जो है वो क्या बोल रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं वो हम आपको अब समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं अब मिटाना चाहूँगी इसको। अब देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि विलयन जो होता है जो है वो प्रकृति में ठोस विलयन भी पाया जाता है। क्या क्या है, ठोस विलयन भी है, ठोस विलयन। ठीक है, क्या है, ठोस विलयन भी है, यानी ठोस विलयन। लेकिन ठोस विलयन क्या होगा, ठोस विलयन जो होगा वो आपका मिश्र धातु होगा। क्या होगा, मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी कोई भी मेटल आपने देखा है बने हुए, कोई भी मेटल, पीतल ही को ले लीजिए। ठीक है, पीतल को ले लीजिए, तो पीतल में क्या होता है, पीतल में अगर हम लेते हैं, पीतल को लेते हैं तो इसमें जो होता है आपका जिंक और कॉपर होता है। जिंक, Zn बोल देते हैं उसको। ठीक है, Zn जो होता है वो आपका 30% होता है। Zn क्या होता है, 30% होता है। और कॉपर इसमें कितना होता है, कॉपर इसमें 70% होता है।
यानी ये मिश्र धातु है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सोना है, सोना वैसे प्योर होता है, लेकिन फिर भी इसमें मिलावट करके जो है वो लोग क्या बनाते हैं, धातु बनाते हैं। अगर आप 24 कैरेट का सोना को लीजिएगा, वो बिल्कुल लचीला होता है। 24 कैरेट का सोना जो होता है वो बिल्कुल लचीला होता है, वो आप उसका अंगूठी नहीं बना सकते हैं। आप उसमें जब तक दूसरे धातु का मिश्रण नहीं करेंगे तब तक वो अपना क्या रिजिडिटी या ठोसता जो है वो नहीं ले पाएगा। इसलिए हम लोग जो है वो 24 कैरेट सोने को जो है वो उसमें मिलावट करके उसको हम लोग क्या करते हैं, 18 बनाते हैं, 22 कैरेट का बनाते हैं, जिससे उसका लचीलापन ख़त्म हो और उसमें ठोसता आए और हम लोग उसको पहन सकें। क्लियर है? तो एक तरह से जो अंगूठी हम लोग पहनते हैं, ये जो अंगूठी हम लोग पहने हुए हैं, वो भी क्या है, वो भी एक मिश्र धातु है। वो भी एक मिश्र धातु है। इसमें गोल्ड यानी कि Au है ना, और दूसरे मेटल्स मौजूद हैं जो इसको क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, जो इसको रिंग बनाते हैं। ठीक है। सेम चीज़ जो ये पीतल है, पीतल में क्या है, जिंक भी है और कॉपर भी है, यानी कि पीतल जो है वो मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर है। इसीलिए जो हम लोग इसको मिश्र धातु बोलते हैं, मिश्र धातु है ना। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। जहाँ धातु की बात आ गई तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पूरे आसपास में 118 प्रकार के क्या हैं, 118 प्रकार के तत्व हैं। उसमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ जो है वो मेटलॉइड्स हैं और कुछ और अन्य फॉर्म में हैं। आप जब आगे पढ़ते जाओगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखना ये पीरियोडिक टेबल है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कक्षा में मैं आपको और जानकारी देती जाऊंगी। ठीक है, कि ये जो आप देख रहे हो ये पीरियोडिक है, ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है और अपने एटॉमिक नंबर के साथ में है। क्या है, अपने एटॉमिक नंबर के साथ में है। देखिएगा यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप 3 है। इसको इसमें से जो अगर जब हम आप देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इधर जो है वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, इधर मेटल्स होते हैं, इधर नोबल गैस होते हैं और इधर जो है वो अधातु भी होते हैं। तो हम लोग इसका डिटेल्स जो है वो स्टडी करेंगे कब, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तब। लेकिन जहाँ धातु की बात आ रही है तो धातु में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है देखिए आपका जो है यहाँ पे लिथियम बेरिलियम, लिथियम है ना सबसे, यहाँ लिथियम बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो आप 1 से लेकर के 20 तक पढ़ते हैं है ना। तो इधर जो होता है आपका नोबल गैस होता है। इधर जो है ग्रुप ए और बी जो होते हैं, मतलब 1A और 2B जो होते हैं, ये दोनों मेटल्स होते हैं। ठीक है, इधर बीच वाले जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इधर जो होते हैं, इधर जो है वो नोबल गैस हो गए, इधर जो है वो आपका ये जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये सारे तत्वों को जो है वो हम एकदम शॉर्ट रिव्यू करेंगे। इसमें आप लोगों को डिटेल्स जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग केमिस्ट्री का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर जो है वो इस टेबल को दिखाऊंगी और इस टेबल की और ज़्यादा जानकारी दूंगी। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि हमारे पूरे आसपास में जो है वो 118 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, 118 तत्व मौजूद हैं। अभी इस बुक में जो है वो आपका 103 ही दिया हुआ है, लेकिन अभी और जो है वो बढ़ गए हैं। यहाँ देखिएगा आपका यहाँ पे तो 103 तक ही दिया हुआ है, उसके बाद जो है वो आपका ये 101 से लेकर के जो है वो 118 तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो है वो कितने तत्व मौजूद हैं। तो 118 तत्व जो है वो मौजूद हैं, उसमें से कुछ धातु हैं और उसी धातुओं में से जो है वो कुछ धातु को जो मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातु तैयार करते हैं। यहाँ तक होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो है वो ठोस विलयन क्या होता है। ठोस विलयन यानी कि विलयन जो होता है, सोल्यूशन जो होता है, वो सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, वो ठोस भी हो सकता है। वो ठोस कब होगा, वो ठोस मिश्र धातु के कंडीशन में होगा। जब धातु को जब हम मिक्स करेंगे तो वो ठोस विलयन कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है। जब हम धातु को
मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस विलयन होगा। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम इसमें विलायक कौन होगा और विलयन कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि पीतल जो होता है, पीतल जो होता है वो जिंक से भी बना होता है और कॉपर से भी बना होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिंक जो होता है उसमें कितना परसेंट रहता है पीतल में 30% जो होता है वो जिंक होता है और 70% जो होता है वो कॉपर होता है। अब आप ध्यान करिए, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताई थी विलयन अभी देखते समय में कि जो कम अमाउंट में होता है, जिसका वेट जो होता है वो कम होता है, वो क्या होता है, वो विलेय होता है। विलेय क्या होता है, विलेय होता है। और जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है। वो क्या होता है, विलायक होता है। कहने का मतलब कि सॉल्यूट जिंक क्या है, सॉल्यूट है। और कॉपर जो है वो क्या है, कॉपर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। जिंक जो है वो सॉल्यूट है क्योंकि कम में है, 30% ही है। यानी कि अगर हम लें 100 ग्राम, अगर हम लेते हैं 100 ग्राम अगर हम लेते हैं, उसमें जो है वो जिंक कितना है, 30 ग्राम है। ठीक है, 30 ग्राम है। लेकिन सॉल्वेंट जो है यानी कि कॉपर, वो कितना है, 70 ग्राम है। इसलिए इसमें जो है वो सॉल्वेंट क्या है, कॉपर है। और जिंक जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। क्लियर। इसीलिए सोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ पानी का ही हो। ये सोल्यूशन जो है वो आपका ठोस विलयन भी हो सकता है। और अब एक और नया चीज़, वो गैसीय विलयन भी हो सकता है। वो गैसीय विलयन भी हो सकता है। ठीक है, गैसीय विलयन भी हो सकता है। कौन सा, विलयन। ये प्रकार हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, ठोस विलयन पढ़ा। और उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा, द्रव्य विलयन पढ़ा। ठीक है, ठोस विलयन फिर पढ़ा। पहले द्रव्य विलयन पढ़ा जिसमें कि सॉल्ट प्लस वाटर था। ठोस में क्या था, कॉपर प्लस जिंक था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गैसीय विलयन। इसका एग्जाम्पल है आपका वायु। क्या है, वायु, जो कि बना होता है किस किस चीज़ से, उसमें O2 भी होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी सल्फर, बहुत सारे गैसेस एंड अदर गैसेस। ठीक है, अदर गैसेस, जिसमें से O2 जो होता है वो 21% होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 70 या 71% होता है, 70 to 71% होता है। ठीक है, तो इसमें फिर वही बात है, इसमें विलायक कौन हो गया, नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन क्या हो गया, विलेय हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, विलेय हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, विलेय हो गया। सल्फर क्या हुआ, विलेय हो गया। अदर गैसेस क्या हुआ, विलेय हो गया। एवरीवन क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब मिश्र धातु तो मैं आपको समझा ही दी हूँ क्या है, वो चीज़ देख लीजिए यहाँ पे। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। अब देख लीजिए, समान, बस केवल दूसरा प्रॉपर्टी क्या क्या हुआ, दूसरा समांगिकता होती है। समांगिकता क्या होती है, सोल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या हो गया, एक तो वो समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण। पहला प्रॉपर्टीज हमें ये पता चला, समांगी मिश्रण होता है। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज हमें पता चला, यही समांगिकता, मतलब कणों में क्या होती है, कणों में समांगिकता होती है। कणों में समांगिकता, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ पूरा वर्ड, कणों में समांगिकता। ठीक है, यानी सारे कण जो है वो अगर हम कहीं से भी देख लें,
ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम अगर वायु को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। सारे वायु में से हम कहीं से भी अगर उठा लें, तो अगर यहाँ के वायु को हम अगर उठाते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, सल्फर भी होगा, अदर गैसेस भी होगा। क्लियर। इसी को बोलते हैं हम लोग समांगिकता। यानी कहीं पे भी उठा लीजिए, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, वहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट वहाँ पे मौजूद होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगिकता बोलते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है ना। अगर आप ग्लास में नींबू का शरबत बनाते हैं और आप चाहेंगे कि हम नीचे वाला जो है वो अगर घुल गया, पूरा घोलने के बाद अगर शरबत कंप्लीट हो गया है और छान के आप सर्व करने के लिए जा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि ऊपर वाला ग्लास का जो है वो मीठा है और नीचे वाला मीठा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, वो समान रूप से जो वो मीठा होगा। इसी को समांगिकता बोलते हैं। यानी कि सारे उस विलयन, मतलब उस विलयन में जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, समान रूप से विद्यमान है। मिश्र धातु के बारे में मैं अभी जस्ट बता दी, शॉर्ट पढ़ लीजिए। ये धातु के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखिए कॉपर और सॉल्वेंट क्यों नहीं किया जा सकता। कॉपर और जिंक दोनों मिक्स होकर के जो वो पीतल बन रहा है। क्या बन रहा है, पीतल बन रहा है। तो क्या हम जिंक को और कॉपर को हाथ से पकड़ के खींच सकते हैं, नहीं ना, उसको नहीं कर सकते हैं हम लोग। उसको हम लोग को क्या करना होगा, फिजिकल एक्टिविटी से नहीं, फिजिकल एक्टिविटी से नहीं कर सकते हैं उसको। हम लोग को उसको केमिकली क्या करना होगा, अलग करना होगा। हम लोग केमिकली ही अलग कर सकते हैं, फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ बोला गया है। लेकिन फिर भी मिश्र धातु और मिश्रण फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। सही बात है, दोनों गुण को दिखा, पीतल जब हम लेते हैं तो वो कॉपर का भी गुण दिखाता है, जिंक का भी गुण दिखाता है, और पृथक पृथक संगठन भी रखते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जिसमें से कि जिंक जो है वो 30% होता है और कॉपर 70% होता है। ठीक है। किसी विलयन को दो भागों, विलायक और विलयन में बांटा जा सकता है। मैं आपको बहुत स्टार्टिंग में ही समझा दी थी ये चीज़, इसलिए हम लोग अभी इसको पढ़ते जाएंगे। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है ना। विलयन का वह घटक, यानी कि दो घटक होता है। कौन कौन सा, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। कौन कौन सा होता है, एक मैं बताई थी यहाँ पे, विलय और दूसरा विलायक। क्या होता है दूसरा, विलायक। अब देखिए यहीं पे यही चीज़ बोल रहा है, विलयन का वह घटक है ना जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। विलय से किसकी मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा जो है वो अधिक होती है। ठीक है, उसको हम लोग विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। और जो अवयव विलायक में घुला होता है, यानी कौन सा, जो कम होगा, यानी विलय जो घुला होता है इसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। यानी कि इसका मात्रा कम होता है और विलायक का मात्रा ज़्यादा होता है। इसी कारण विलायक जो है वो विलय को घुला लेता है। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत तरह के जो है वो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो है वो विलयन के, कि कौन कौन से विलयन के जो है वो एग्जाम्पल होंगे। अब एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा। एक तो जो है वो वही शुगर का और वाटर का दिया है एग्जाम्पल। ठीक है, शुगर और वाटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा फिर सॉल्ट और शुगर का दिया रहेगा, सॉल्ट और शुगर का भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका टिंचर आयोडीन के नाम से एक जो है वो आयोडीन है, दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। आयोडीन और अल्कोहल का, आयोडीन प्लस अल्कोहल, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएगा, ये टिंचर आयोडीन बनाता है। ये क्या बनाता है, टिंचर आयोडीन। ठीक है, टिंचर आयोडीन बनाता है। ठीक। और तीसरा एग्जाम्पल इसने क्या दिया, जो सोडा जल दे दिया है। क्या दिया है, सोडा जल दिया है एग्जाम्पल। ठीक है, सोडा जल जिसमें कि क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एफर्वेसेंस देखते हैं आप लोग, बॉटल खोलते के साथ में जो पूरा जो है वो बबल्स निकलता है वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और जल होता है, वाटर होता है उसमें, और वाटर में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। चौथा, वायु दे दिया है, जो अभी हम तुरंत आपको बताएं कि वायु में जो है वो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब सारा चीज़ है, वही चीज़ दिया हुआ है। अब विलयन के गुण देखिए, विलयन के गुण मैं समझाते हुए मैं बताई थी कि क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, यहाँ दिया देखिए, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण जो होता है वो कण दे रहा है, देखिए कण क्या दे रहा है कि कण का जो है वो डायमीटर क्या होता है। अब हम लोग ये कहेंगे गुण में, देखिए गुण में देख रहे हैं हम लोग कि पहला तो हम लोग देख लें समांगी मिश्रण होता है, कणों में समांगिकता होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका व्यास जो होता है, कण का व्यास जो होता है, व्यास यानी कि कण का डायामीटर, कण का डायामीटर है ना, डायामीटर। डायामीटर क्या, डायामीटर समझ रहे हो क्या होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल को हम लोग बनाते हैं यहाँ से पॉइंट से रेडियस करके ऐसे घुमा देते हैं तो सर्कल बन जाता है, लेकिन जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक को ले लेते हैं, इसी को हम लोग डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कण का डायामीटर, यानी कि एक अगर ये कण है तो उसका डायामीटर कितना होगा, उसका डायामीटर होगा 1 nm, है ना, नैनोमीटर। nm मतलब नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। अब ये 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ये तीसरा गुण हो गया। उसके बाद अपने छोटे कण के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। अब देखिए समांगी मिश्रण में क्या होता है, मैं आपको वही बताई थी कि जो है वो अगर हम लोग जो है वो ये सोल्यूशन, ये बीकर लिए और यहाँ पे चीनी और पानी का जो है वो घोल है, ठीक है, चीनी और पानी का क्या है, शरबत है। जब हम इस पे टॉर्च लाइट डालते हैं, ठीक है, टॉर्च लाइट डालते हैं तो ये क्या होता है, ये जो है वो फैलने नहीं देती है, ये जो है ये सोल्यूशन में जो है ये फैलने नहीं देती है, ये उसको मतलब प्रकाश की किरण को जो है वो जब यहाँ आती है तो उसको ऐसे से फैलाती नहीं है, इसी में रह जाती है, वो क्या हो जाती है, इसी में रह जाती है और प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये दिखती कब है, जब ये यहाँ से स्कैटर्ड करके फैलेगी तब हमें दिखेगी कि हाँ ये दिखेगी, लेकिन ये समांगी मिश्रण में नहीं होता है, ये किस में होता है, कोलाइडल में होता है। किस में होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में हम देखेंगे इस इफेक्ट को, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, आपको और समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्लास को यहीं पे पार्ट 1 को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, और सेकंड में जो है वो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सेकंड पार्ट में हम लोग जो है वो, ये पार्ट 1 था आपका, और पार्ट 2 में जो है वो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। ठीक है, सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो है वो फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है वो किसकी सांद्रता यानी कि तनु सांद्रता, उसके बाद फिर डाइल्यूट, कंसंट्रेशन, ये सब सारे टर्म्स को जो है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग निलंबन भी पढ़ेंगे, यानी कि सस्पेंशन। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जिक्र भी किया था ये निलंबन कब बनता है, जब हम लोग जो है वो पानी में जो है वो चौंक का पाउडर डाल देते हैं या आटा का पाउडर डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, निलंबन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर कोलाइडल विलयन भी हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादा अमाउंट डालने से क्या होता है, पूरा एकदम फैला फैला जो है वो दिखता है ना। कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, निलंबन पढ़ेंगे, कोलाइडल पढ़ेंगे, सांद्रता पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के दौरान जो है हम लोग टिंडल इफेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर हम लोग मिश्रण को कैसे जो है वो क्या करते हैं, पृथक करते हैं। मिश्रण के घटक को जो है वो मिश्रण के घटक को जो है वो मिश्रण के घटक क्या क्या थे,
जैसे सॉल्ट है और सोल्यूशन है, तो उस दोनों को कैसे हम अलग करेंगे, है ना। इसके के घटक, घटक मतलब जो जो एक सोल्यूशन में बने हुए होते हैं, समांगी मिश्रण में जो जो घटक मौजूद होते हैं उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, यानी उसके पृथक्कीकरण, पृथक्कीकरण, है ना, पृथक्कीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से प्रोसेस से हम पृथक्कीकरण कर सकते हैं, उसमें हम लोग भौतिक क्रिया भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग भौतिक क्रिया भी पढ़ेंगे, फिर रासायनिक क्रिया भी पढ़ेंगे, रासायनिक क्रिया भी पढ़ेंगे। रासायनिक क्रिया में जो हम लोग वाष्पीकरण फिर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं वो भी देखेंगे कि अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो वो दूध से हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम लोग पृथक्कीकरण पे भी जो है वो एक पार्ट में बना दूंगी आपका सांद्रता पे, निलंबन और कोलाइडल पे, और फिर जो है वो एक थर्ड पार्ट जो है वो मैं बनाऊंगी आपका मिश्रण, यानी कि मिश्रण के घटक को जो है वो हम लोग कैसे पृथक करते हैं, यानी भौतिक क्रिया के द्वारा और रासायनिक क्रिया के द्वारा। यानी 3 पार्ट में मुझे लग रहा है कि आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो चौथे पार्ट में जो है वो अभ्यास भी करेंगे, और पिछले ही पार्ट में जो है वो मैं आपको जो पृथक्कीकरण है उसके पहले जो है वो थोड़ा शॉर्ट रिव्यू भी कर दूंगी। तो इस प्रकार जो है वो आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको आपकी समझ विकसित हुई या नहीं हुई। इस कक्षा का उद्देश्य था जो है वो अपने आसपास के पदार्थों के बारे में जो है वो और विस्तृत जानकारी देना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, निलंबन भी पढ़ा, कोलाइडल भी पढ़ा, मिश्रण के बारे में पढ़ा, विलयन के बारे में पढ़ा। अभी डिटेल्स जो हम लोगों ने विलयन और मिश्रण कर लिया है। उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो सांद्रता भी करेंगे, निलंबन करेंगे, कोलाइडल करेंगे दूसरे पार्ट में। उसके थर्ड पार्ट में हम लोग उसका मिश्रण के घटक को जो है वो कैसे पृथक्कीकरण करते हैं वो कर लेंगे। फिर चौथे पार्ट में जो है वो हम लोग मॉलिक्यूल्स, यौगिक, ये सब के बारे में करेंगे, और 5वें पार्ट में हम लोग फिर आपका एक्सरसाइज का सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार जो है वो हमारा चैप्टर जो है वो 5 पार्टों में जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जाएगा। और ये कक्षा जो है वो सिर्फ 9th क्लास के लिए ही नहीं है, ये कक्षा जो है वो मैं बता रही हूँ कि ये आपका 9th, 10th, 11th, 12th सारे साइंस के स्टूडेंट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप मेडिकल में जाओ या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओ, always question comes from this chapter. So everyone just read it very carefully. आप इसको रिवाइज करिए, ध्यान से पढ़िए, आपके परीक्षा में जो है वो ये काफ़ी मददगार होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल, शेयर इट and subscribe my channel, Kiran Scholar channel, that is only for the children, and this channel is started on Children's Day, and ये सिर्फ जो है वो चिल्ड्रंस के लिए डिवोटेड है। और मैं चाहती हूँ कि जो है वो सारे बच्चे जो भी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो जो है वो बैठ करके भी जो घर बैठ के भी जो है वो पढ़ाई को पूरी कर पाएँ। जो बच्चे काम करते हैं, जिनको समय नहीं मिल पा रहा है स्कूल आने का, उन सब बच्चों के लिए जो है वो ये समर्पित ये चैनल ये चाहता है कि सारे बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई को पूरा करें और नित आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच। होप यू लाइक दिस चैनल, होप यू लाइक द कंटेंट, होप यू लाइक दिस चैप्टर।